अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड टॉपिक देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी कि आपके पास फॉर एग्जांपल न्यूटन्स का लॉ, उसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास अगर कि जो दो ऑब्जेक्ट्स अगर उनका कोई मास है तो उनके दरमियान कोई ना कोई ग्रेविटी की फोर्स होती है, और ग्रेविटी की फोर्स डिपेंड करती है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज के और इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके लिए हम लोगों ने न्यूटन्स का लॉ ये पढ़ा था कि अगर कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो किसी दूसरे के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक, अब कहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स स्ट्रोंगर होगी, कहाँ पे वो वीकर होगी, उसका आइडिया हम लोग लगाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली हमें आइडिया देती है कि कहाँ पे स्ट्रोंगर होगी, कहाँ पे वीकर होगी। कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की पहले हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेंथ बाद में देखेंगे। पहले इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? कहते हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया है किसी भी मैसिव ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ ले रही हूँ या सन ले रही हूँ, उसके सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो वो उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगा, अदरवाइज वो फोर्स नहीं लगाएगा। तो उस स्पेसिफिक एरिया को, रीजन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, तो अर्थ की सराउंडिंग में ना एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक एरिया होता है। इस एरिया के अंदर अंदर कोई अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो ये अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगी। लेकिन अगर इस एरिया से बाहर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस कर देंगे ना, तो इसकी फोर्स उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। तो वो स्पेसिफिक एरिया या रीजन जो किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा तो ये उसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लगाएगी। अगर इस एरिया से बाहर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो इस एरिया को, इस स्पेसिफिक रीजन को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक है, तो ये एरिया होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है। ठीक है, कहते हैं आप ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे स्ट्रोंगर होगी, कहाँ पे वीकर होगी, ये इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन भी बताई जा सकती है, इसको हम लोग स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि कहाँ पे स्ट्रोंगर होगी, कहाँ पे वीकर होगी, बाय फील्ड लाइंस। ठीक है, जैसे ये आपको नजर भी आ रही होगी इस डायग्राम में कि हमारे पास यहाँ पे इस एरिया में ना हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। इन लाइंस को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। इन लाइंस के जरिए हम शो करते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी की डायरेक्शन किस तरफ है और ग्रेविटेशनल फोर्स की, और कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी। जहाँ बच्चे इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा ना, वहाँ पे फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। और जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे से दूर होती जाएंगी तो वहाँ पे हम कंसीडर करेंगे फोर्स हमारे पास क्या होगी, वीक होगी। अब यहाँ पे ये देखिए लाइंस के दरमियान डिस्टेंस क्या है, कम है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूंगी ना तो उसके ऊपर ग्रेटर फोर्स एक्ट करेगी। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगी तो यहाँ पे क्या इन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम हो जाएगी। दूसरा, हमारे पास हर पॉइंट में हम करते हैं कि जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ हमेशा चीज को अपनी तरफ प्रोटेक्ट करती है, तो हमेशा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो टुवर्ड्स द अर्थ होगी, सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए पहले उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है कि जहां पे तो लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है, इसका मतलब है वहां पे स्ट्रोंगर फील्ड है, और वहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे तो उसके ऊपर स्ट्रोंगर फोर्स एक्ट करेगी। और जहां पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही है, इसका मतलब है वहां पे फील्ड जो है वो वीकर होती जा रही है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे लाइंस पास में एक दूसरे के क्लोजर है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रोंगर है, लेकिन जैसे जैसे वो अवे जाती जा रही है तो वहाँ पे फोर्स क्या होगी, वीक होगी। और दूसरे अगर इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये हमेशा इनवर्ड होती है। जो अर्थ है वो चीज को अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट करती है, तो हम कहते हैं ये रेडिली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ होती है। और हमारे पास कह लें यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट है कि उसका मैच है वो सेंटर पे लाई कर रहा है, मतलब हमारे पास हमने अज्यूम किया है कि जो सेंटर में अर्थ है, मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसका सारा मैस एग्जर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, मतलब हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट करती है। तो हम लोग यहाँ पे ना इसको एज अ पॉइंट मैच लेते हैं कि इसका सारा मैच है वो सेंटर की तरफ है, इसलिए हर चीज को ये अपने सेंटर की तरफ प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस के जरिए बेसिकली हम यहाँ पे बताते हैं कि कहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, कहाँ पे वीकर होगी, और इसकी डायरेक्शन बताई जाती है। ठीक है, कहते हैं बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें ना ग्रेविटेशनल फोर्स, कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या है, हम एक टेस्ट मैच के ऊपर देखते हैं, इंट्रैक्शन उसकी देख रहे होते हैं। बेसिकली एक हमने सोर्स मैच लिया होता है जिसकी कोई ना कोई ग्रेविटी होती है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की इंट्रैक्शन किस तरह से आए टेस्ट मैच के ऊपर, वो हमारे पास उसके ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर की जाती है। इसका मतलब क्या, लाइक ये मेरे पास ना एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट कह लें आपके पास अर्थ है या सन है, मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसकी ग्रेविटी को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इसके ना सराउंडिंग में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इसके नियरेस्ट हम यहाँ पे या इसके सराउंडिंग में हम लोग एक टेस्ट मैच कंसीडर करते हैं। टेस्ट मैच इसका मैच कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी ग्रेविटी को स्टडी करना है, तो हम कहते हैं इसकी जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इसके ऊपर एक्सर्ट होगी वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता है कि इस टेस्ट मैच के ऊपर इस सोर्स की वजह से, सोर्स मैच की वजह से, ये सोर्स मैच की कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, कितनी उसके अंदर जा रही है, इसके साथ इंटरेक्शन शो कर रही है।
है, इसको ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया जाता है। कहते हैं यहाँ पे ना हम लोग इसको रिलेट करवाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ के साथ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ हम ये पढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है मास, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब ये मूव करना शुरू हो जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा फोर्स के ऊपर और मास के ऊपर। जितनी ज़्यादा आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे इसके ऊपर उतनी ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती जाएगी। लेकिन अगर मास आप कम कर दोगे तो एक्सेलरेशन उस केस में भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो मास की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन, मतलब मास से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब उसको मूव करवाना मुश्किल होगा। और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जाएगा। जैसे लाइक ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है कि मास कम कर दिया तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई है, अगर मास कम कर देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसको मूव करवाना मुश्किल हो जाता है। तो F इज इक्वल टू एम में हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन यहाँ पे रहने दे, एम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, कि अगर मास बढ़ा देंगे तो उसको मूव करवाना मुश्किल होगा, एक्सेलरेशन कम होगी, या फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। कहते हैं अगर इसको इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम लोग देखें इसी फार्मूला को, कि लाइक ये हमारे पास हमने टेस्ट मैच देखा था, अब ये मैसिव सोर्स मैस है, मतलब जिसकी कोई ना कोई ग्रेविटी की फोर्स है, फील्ड है, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? फिर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशन फोर्स होगी। एम उस पर्टिकुलर टेस्ट मैच का मैस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है ना, मतलब उसको हम लोग नाम देते हैं, उसको स्मॉल जी के साथ भी लिखा जाता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये सोर्स मैस है, इसकी ग्रेविटेशन फील्ड है या ग्रेविटेशन फोर्स इस टेस्ट मैस के साथ ऊपर लगाया तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी लग रही है। तो एक्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जिसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर और हमारे पास मैस के ऊपर, ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर बेसिकली। कहते हैं यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फील्ड है ना, उसको इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग जी बोलते हैं, उसके जरिए भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या स्मॉल जी जो बेसिकली बता रहा होता है ग्रेविटेशन फोर्स कितनी एक्सर्ट हो रही है। कहते हैं ये हमारे पास स्मॉल जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है, मतलब ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है फोर्स ओवर मास की। फोर्स हमारे पास क्या होता है बच्चे? वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मास क्या है? स्केलर है। तो अगर ये हमारे पास इक्वल है एफ ओवर एम के, तो ये भी फिर हमारे पास क्या होगा? ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ पे क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। लाइक जैसे मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि अगर ये सोर्स मैस है तो इसको ग्रेविटी की फोर्स हमेशा इनवर्ड होती है ना, अंदर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी ग्रेविटेशन फोर्स, उसी डायरेक्शन में जी की वैल्यू होगी, ठीक है। और ग्रेविटेशन फोर्स के अगर हम लोग टर्म में बात करेंगे, हम लोग ने डिफाइन करना है जी को, तो हम लोग जी को डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज दी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए यूनिट मास, ठीक है। कि किसी उस पर्टिकुलर मास के ऊपर जितनी फोर्स लग रही होती है उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो यहाँ से जी की डेफिनेशन भी हो जाएगी, ये लाइन मैंने हाईलाइट कर दी है कि इसको डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए यूनिट मास, ठीक है। और इसका फार्मूला भी ये लिख दिया जाता है। कहते हैं ये बेसिकली हमारे पास एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ग्रेविटी की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको स्मॉल जी के साथ लिखा जाता है। तो इसको इस तरह से भी पढ़ लिया जाता है, इसको ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात थी, ग्रेविटेशन फील्ड मतलब होती क्या है उसको डिफाइन किया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर होती है, कहाँ पे वीक होती है, उसको ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिफाइन किया फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ को कंसीडर किया, वहीं से हमने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, ठीक है। कि किसी भी पर्टिकुलर मैच के ऊपर जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगी उतनी ज्यादा उसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब कहते हैं जो वैल्यू ऑफ जी है ना हमारे पास ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसके ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला फाइंड आउट करना है। कि मिसाल के तौर पर हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर करना चाह रहे हैं जिसमें हम लोग वैल्यू ऑफ जी देखेंगे किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कहते हैं जो यूनिवर्सल लॉ है न्यूटन लॉ का ग्रेविटेशन का, वो हमें ये शो करता है कि जो जी की वैल्यू ना वो डिपेंड करती है मास के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। अभी सिर्फ ये माइंड में रखिएगा कि ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक मास के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये आगे हम जस्टिफाई भी करेंगे, हम इसको प्रूव के जरिए मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे कि ये मास और डिस्टेंस के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है। तो पहले तो कहते हैं कि हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, सिनेरियो कंसीडर करते हैं कि सपोज करें कि मेरे पास एक अर्थ, यहाँ पे ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सेंटर ये है। अब अर्थ के सेंटर में ये मेरे पास अर्थ का सेंटर है और इसके सेंटर के सरफेस के ऊपर, सेंटर से हम कहेंगे कि ये हमारे पास अर्थ है, उसका सेंटर ये है। अब इसके सरफेस के ऊपर कहते हैं एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है जो स्टोन है जिसका मास बहुत स्मॉल है, जिसको एम नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ स्टोन जो बहुत छोटा सा है, ठीक है। और वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है।
तो कहते हैं जो सपोज करें कि जो हमारे पास अर्थ का मास है उसको हमने कैपिटल ME से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, वो हमारे पास होता है फिजिकल टू GMME, मतलब दो मैसेज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। अब अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट का तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास इस अर्थ के रेडियस के इक्वल ही नहीं है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग RE से लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ हम इसको ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अर्थ का रेडियस होगा उतना ही डिस्टेंस है ना अर्थ के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से। तो हम लोग इस केस में यहाँ पे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फार्मूला क्या लिखेंगे, M0 या MO ऑब्जेक्ट का मास और अर्थ का मास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब जितना अर्थ का रेडियस उतना ही उन दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा हम दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से ले रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस लिया, जो कि बेसिकली ये ऑब्जेक्ट तो बहुत स्मॉल था, तो इसका सेंटर का तो डिस्टेंस ऐसा नहीं होगा, तो ये हमारे पास अर्थ के रेडियस के इक्वल ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कंडीशन दे भी रहा है कि हम लोग जो रेडियस ऑफ द स्टोन है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। बाकी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर के इक्वल होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे। तो इनके दरमियान जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स लॉ वो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इस फार्मूले को हमने थोड़ा सा रीडिफाइन करना है, रीराइट करना है। वो देखते हैं कैसे। कहते हैं हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या होता है, देखिए F इज इक्वल टू MA होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ हम यही पढ़ते हैं ना। अब इसको मैंने लिखना है पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ G लिया जाता है, ठीक है। तो जहां पे A है वहां पे G लिखते हैं। तो ये मेरे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg, मास ऑफ स्टोन, ठीक है। उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और हमारे पास ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास वेट फोर्स के भी इक्वल होता है कि मतलब जितनी इसकी वेट फोर्स होगी उतनी उसके ऊपर ग्रेविटी की ज्यादा लग रही होती है। डब्ल्यू भी वेट फोर्स भी हम यही पढ़ते हैं ना, W इज इक्वल टू mg। तो हमने बेसिकली इस फार्मूले को ड्राइव किया फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू MA होता है। हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से देख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे। तो एक की जगह G लिख देंगे और मास ऑफ स्टोन लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला ये आ गया दैट इज अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स लॉ, और ये हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड सेम बच्चे राइट साइड इक्वल कर दें, तो राइट साइड में पास क्या आ जाएगा, M0G है इधर, और इधर क्या है, कैपिटल G M0ME डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। दोनों साइड्स पे कॉमन क्या बचे, मास ऑफ स्टोन कॉमन है। बाकी क्या बचेगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया जो हमें ये बता रहा है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, अर्थ के मास के ऊपर और उसके रेडियस के ऊपर, ठीक है, या डिस्टेंस के ऊपर, इन दो ऑब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे यही बात है कि जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक मास के ऊपर डिपेंड करती है और दूसरा उनके दरमियान डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट की जा सकती है उसमें देख लेते हैं। मुझे जी जो है ना, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11। ये आपको मैंने लास्ट टाइम करवाई हुई थी जो इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। आपने इसको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती है। मास ऑफ अर्थ में ये भी कांस्टेंट फिगर है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 kg के इक्वल होता है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक कांस्टेंट फिगर है, ये भी फिक्स होता है, तो ये चेंज नहीं होते, ठीक है। इन सब की जब वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको 9.8 भी लिया जाता है। तो जी की जो कांस्टेंट वैल्यू हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में हर जगह पे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे जो जी की वैल्यू है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मास ऑफ स्टोन, हम लोगों ने यहाँ पे मास स्टोन लिया था ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट लिया था, यहाँ पे उसके तो जिक्र ही नहीं है। जी का जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया उसमें ये जिक्र था कि आपने कौन सा मास लिया था जो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा था, स्टोन था, लार्जर था या स्मॉलर था। ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंडेड नहीं करता। तो इसका मतलब है, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अगर अर्थ की तरफ आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो, चाहे अगर वो लाइटर है या हैवी है, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा मेरे पास ऑब्जेक्ट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो डिपेंड नहीं करते इन ऑब्जेक्ट्स के मास के ऊपर। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे फॉल करेगा उसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे ये फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है अर्थ के ऊपर, अर्थ के मास के ऊपर। इन ऑब्जेक्ट्स के मास इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो कहते हैं इसका मतलब है हैवी और लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे फॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहते हैं अगर हम दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर देखें हमारी वेट कितना होगा, हमारी ग्रेविटी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उस प्लैनेट का मास कितना है। जैसे हम लोग अर्थ पे हैं तो डिपेंड करते हैं ना अर्थ का मास कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है। कहते हैं अगर हम किसी और प्लैनेट पे हो, लाइक हम जो हम अक्सर बात
कहते हैं चांद के ऊपर लोग जा रहे हैं, सो ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर, तो वहां पे हमारा वेट या हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डिपेंड करेगा कि उस प्लैनेट का मास कितना है, उसका रेडियस कितना है। तो इन टर्म्स ऑफ जनरल हम फार्मूला लिखें तो ये आ जाएगा कैपिटल जी, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट, जिस भी प्लैनेट की अगर बात करें, दूसरे किसी प्लैनेट में अर्थ के अलावा जाते हैं, और रेडियस का स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अगर तो सपोज करें कि हमने वेरिएशंस देखनी हो जी में कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, आइदर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये किस तरह से। आल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट के लिहाज से, कि अगर हम ऊपर जाना शुरू कर दें, जमीन के सरफेस ऊपर जाना शुरू कर दें, तो किस तरह से वैल्यू ऑफ जी चेंज होगी। सपोज करें ये मेरे पास अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। हमने पहले ज्यूम किया था एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने उसका अर्थ के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस लिया था जो हमने रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल लिया था। अब हम ज्यूम करें कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के ना हम लोग किसी हाइट एज के ऊपर लेके, अब डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ अर्थ के रेडियस की इक्वल तो नहीं रहा, उसमें एज ऐड हो गया, तो अब उसका जो टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, सेंटर के दरमियान का, वो हमारे पास क्या है, अर्थ का जो अर्थ का रेडियस था प्लस ये हाइट, तो टोटल डिस्टेंस ही हो गया। अब अगर ये टोटल डिस्टेंस हो गया तो उस केस में हमारे पास जो जी की वैल्यू होगी, जो फार्मूला हमने पढ़ा था ना ये वाला सिंपल अर्थ के केस में, ये वाला यही फार्मूला रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह एक और चीज ऐड हो जाएगी, वो हम यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे कि जो हमारे पास हाइट के ऊपर, पहले हम लोगों ने कहाँ पे लिया था, अर्थ की सरफेस के ऊपर, अब अगर मैं उसको किसी हाइट एज के ऊपर लेके जा रही हूँ तो वहां पे फिर ग्रेविटी क्या होगी, मैं उसको जी एच बोल दूंगी कि हाइट के ऊपर थी, वहां पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस ये है, आर ई प्लस एज का टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ग्रेविटी की वहां पे थी जब आपने ऑब्जेक्ट को लिया था अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो वो वहां पे हमारे पास ये वाला फार्मूला था। ठीक है, अब अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीराइट करें जो बेसिकली अर्थ सरफेस के ऊपर था, तो बच्चे यहाँ पे आर ई का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी एम इधर बच जाएगा, तो जी एम इज इक्वल टू आर जी स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर आ जाएगा। अब कैपिटल जी एम की वैल्यू किसकी इक्वल आई, स्मॉल जी आर ई के स्क्वायर की इक्वल आ गई, तो कहाँ जहाँ पे कैपिटल जी एम है ना उसकी जगह इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर ओवर आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब नीचे देखिए मुझे, ऊपर तो सिंपली रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर है, नीचे उसमें कोई चीज ऐड हो रही है फिर स्क्वायर आ रहा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में बढ़ी है। अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ी हो तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब है हमारे पास जो हाइट के ऊपर ग्रेविटी होगी वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई चीज ऐड होकर उसका स्क्वायर है, ऊपर तो सिंपल स्क्वायर है, नीचे एक चीज ऐड होगी वो मजीद बढ़ गई, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो ओवरऑल वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर से अवे जाते जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, आल्टीट्यूड अगर 0 जमीन की सरफेस के ऊपर ही होगा तो 9.8 होगी, जो एवरेज अर्थ का रेडियस मतलब उसकी सरफेस के ऊपर है। अगर थोड़ा सा हम ऊपर चले जाएं अप्रॉक्सीमेटली माउंट एवरेस्ट की हाइट के ऊपर चले जाएं तो तकरीबन यही वैल्यू होती है। लेकिन अगर मजीद ऊपर चले जाएं, आल्टीट्यूड 36.6 कह लें कि 366 आई थिंक सो किलोमीटर, तो यहाँ पे 9.7 हो जाएगी। ये हाईएस्ट मैन बैलून्स है, मतलब जो हम लोग बैलून्स नहीं देखते, ये बेसिकली आपने बलून देखे होंगे जिसमें ह्यूमंस जो है वो बैठते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इनकी हाईएस्ट जहाँ तक होती है ना हाइट, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो भी तकरीबन 9.7 होती है। लेकिन अगर हम लोग उससे ऊपर जाएं, मजीद हाइट के ऊपर 400 किलोमीटर तक जाएं या 35,000 तक जाएं, तो हमारे पास जी की वैल्यू देखे कम होती जा रही है जैसे जैसे ऊपर होती जाते हैं। तो ये स्पेस शटल ऑर्बिट होता है जो जमीन के नियरेस्ट ऑर्बिट होता है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट होता है, मतलब एक नियरेस्ट हमारे पास अर्थ के सरफेस के मतलब हाइट के पास होगा ऑर्बिट, और एक होता है हमारे पास वो ऑर्बिट जिसमें जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अच्छा, ये आपका कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया सेकंड वाला, व्हाट आर द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पहले आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, स्मॉल जी को डिफाइन करना है, उसका फार्मूला लिखना है, फिर आपने जी की वैल्यू जो है फार्मूला ड्राइव करना है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस, और फिर आपने उसको अल्टीट्यूड के हिसाब से बताना है। तो अभी तक जितना हमने टॉपिक किया वो सारा इसके अंदर कवर हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ समझ ना आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।